बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बायलिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं किंगडम फंजाई का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंगस के मेंबर्स को, फंगस की डिफरेंट स्पीशीज़ को। So lecture number 1, chapter number 8, kingdom fungi, kingdom of recyclers। जैसा कि स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होते हैं और वो ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करके मटेरियल को रिसाइकल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह फंजाई भी, फंगस के मेंबर्स भी डिकम्पोजर्स होते हैं और ये प्लांट मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। फंगस के पास प्लांट सेल की सेल वॉल को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी होती है। ये सेलुलोज को इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज रिसाइकलर्स, क्योंकि ये मटेरियल को क्या करते हैं, सॉइल के साथ रिसाइकल करते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं इंट्रोडक्शन। फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम जो है ना इनका टेक्सोनोमिक स्टेटस डिस्कस करेंगे, देन इंशाल्लाह ताला हम बॉडी ऑफ फंगस डिस्कस करेंगे। सो अभी मैं बात करने लगी हूँ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, इंट्रोडक्शन बताने लगी हूँ। Kingdom fungi include approximately 1 lakh species of organisms called fungi। 1 लाख स्पीशीज हैं फंगस के किंगडम में, ठीक है, जो कि नोन है, जो हमें पता है। इसके अलावा भी स्पीशीज हैं जो कि अभी तक स्टडी नहीं हुई। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दिस ग्रुप इंक्लूड्स नोटोरियस पैथोजेंस। इसमें ऐसी स्पीशीज़ भी शामिल हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, डिजीज़ कॉजिंग हैं। प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करती हैं, एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करती हैं, ह्यूमंस में भी फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, स्किन पे हो जाते हैं, पाँव की फिंगर्स के दरमियान में हो जाते हैं, सर में जो बहुत ज़्यादा वाइट कलर की खुश्की हो जाती है वो भी फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है। सो हमारे पास बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाले पैथोजेंस जो हैं वो नोटोरियस पैथोजेंस कहलाते हैं। जैसा कि अभी मैं डिस्कस करने लगी हूँ प्लांट्स वाले पैथोजेंस, रस्ट एंड स्मट ऑफ व्हीट एंड कॉर्न। गंदम और मकई की फसल को जो है ना वो रस्ट और स्मट लग जाती हैं और पूरी फसलें जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, एक जनरेशन में इसके स्पोर्स छुपे रहते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में फिर पूरी की पूरी हेक्टर्स की ज़मीन के ऊपर लगी हुई जो है ना वो फसल सारी ख़राब हो जाती है। ठीक है। एंड मोल्ड्स ग्रोइंग ऑन इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स एंड फूड स्टफ। मोल्ड्स जैसे ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड्स क्या होते हैं, जो रोटी को, ब्रेड को, बिस्किट्स वगैरह को लग जाते हैं। सो उन्हें हम क्या कहते हैं, मोल्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स ऑफ कमर्शियल यूज़। किंगडम फंजाई में ऐसी स्पीशीज़ भी शामिल हैं जो कमर्शियली हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि पेनिसिलियम एक फंगस है जिससे सबसे पहली दफ़ा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई थी। ठीक है, और ये कमर्शियल स्केल पे यूज़ होती है। सब इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। सो पेनिसिलियम क्या है, कमर्शियली यूज्ड होने वाली फंगस है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। और यीस्ट, स्टूडेंट्स, यीस्ट जो है ये तो बहुत कॉमन है, ये बेकरीज में यूज़ होती है, खमीर कहते हैं जिसे। आटे को खमीर करने के लिए कुलचों वाली, नान वाली दुकानों पर और बेकिंग में, केक्स में, पिज़्ज़ा की डो बनाने में, बिस्किट्स बनाने में। सो आटे को खमीर करने के लिए जो डो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है वो क्या है, यीस्ट, जिसे बेकरीज और ब्रीवरीज में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि शराब बनाने की इंडस्ट्रीज़ में भी ये फंगस की स्पीशीज़ इस्तेमाल होती है। ठीक है। सो दे आर ऑफ
commercial use. This group also includes decomposers paralleled by bacteria. और इसमें क्या है, फंगस की वो स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ डिकम्पोजर्स का ही काम करते हैं. वैसे तो ये सारे भी डिकम्पोजर्स ही हैं, रिसाइकलर्स हैं, कभी बीमारी फैलाने की फॉर्म में डिकम्पोजिशन करते हैं, कभी जो है ना वो कमर्शियल यूज़ में है तो हम उन्हें इनएक्टिव कर लेते हैं ताकि हम उन्हें कमर्शियली इस्तेमाल कर सकें. लेकिन यहाँ पर भी वो डिकम्पोजर्स ही हैं, वो फूड की ब्रेक डाउन करके हमें फ़ायदा देते हैं. ठीक है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करके अल्कोहल भी बना के देते हैं और लैक्टिक एसिड भी बना के देते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं. लैक्टिक एसिड बनाने के लिए ज़्यादातर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं. तो यहाँ पर बेकरीज और ब्रीवरीज में क्या बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन करके. और उसके अलावा वैसे ये जो स्पीशीज़ है ना वो मेनली डिकम्पोजर्स हैं. जैसे बैक्टीरिया डिकम्पोजर है, गली सड़ी डेड बॉडीज़ की डिकम्पोजिशन करता है, इसी तरह फंगस भी यही काम करती है. जी स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट है, दिस ग्रुप इंक्लूड डेलिकेसीज, मतलब ये एडिबल भी होते हैं, खाए जाने वाले फंगस. जैसा कि मशरूम्स बहुत फेमस हैं, लोग बहुत शौक से जो है ना वो इनका इस्तेमाल करते हैं. सो मशरूम्स, ट्रफल्स एंड मोरेल्स, ये इन्हें हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो है ना वो क्या है, मशरूम्स हैं. डेलिकेसीज मीन्स जो एडिबल होते हैं, जिनको खाया जा सकता है. सो ये हमारे पास क्या है, जनरली हर तरह की स्पीशीज़ हमने फंगस की डिस्कस कर लिया. ये 1 लाख स्पीशीज़ जो मैंने ऑर्गेनिजम्स की बताई हैं, उसमें से ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की हुई हैं कि फंगस किस किस तरह की है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं टैक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंगस की. स्टूडेंट्स, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद करना है, टैक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई. इसमें ना हम ये बताएंगे कि फंगस जो है ना वो पहले प्लांट्स के साथ क्लासिफिकेशन हुई इसकी. क्यों? क्योंकि फंगस के ऊपर सेल वॉल थी. फिर इसकी क्लासिफिकेशन एनिमल्स के अंदर हुई. क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स की तरह अपनी फूड नहीं बना सकते, ये दूसरों से लेते हैं फूड. फिर उसके बाद जब हमने इनके रिजेम्बलेंसेज और डिफरेंसेस अच्छी तरह देखे तो हमें पता चला कि फंगस जो है वो एनिमल्स में भी नहीं जाएगी, प्लांट्स में भी नहीं जाएगी. इनके अपने यूनिक फीचर्स हैं जिनकी वजह से इनको एक पूरा किंगडम दिया गया, एंड दैट किंगडम इज़ डिफाइंड, इज़ कॉल्ड एज किंगडम फंजाई. सो अब हमने इस टॉपिक में ना यही डिस्कस करना है, इनके यूनिक फीचर्स, साथ हम रिजेम्बलेंसेज और डिफरेंसेस भी देख लेंगे. सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स डिस्कस करने लगी हूँ रिजेम्बलेंसेज ऑफ फंजाई विद प्लांट्स. प्लांट्स के साथ क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी जिसकी वजह से माइकोलॉजिस्ट को ये लगता था. माइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो फंगस की स्टडी करते हैं, माइकोलॉजिस्ट जी, जो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं फंगस की. सो उन्होंने देखा कि ना फंजाई और प्लांट्स में सिमिलैरिटीज़ हैं. जैसे प्लांट्स के सेल के ऊपर सेल वॉल होती है, फंगस के सेल के ऊपर भी सेल वॉल होती है. फंगस और प्लांट्स दोनों के पास सेंट्रियोल्स नहीं होते, और फंगस और प्लांट्स दोनों नॉन मोटाइल हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जा सकते, अपनी पूरी बॉडी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते. सो पहली सिमिलैरिटी, दोनों के पास सेल वॉल है, फंगस के पास भी प्लांट्स के पास भी. दूसरी, दोनों के पास सेंट्रियोल्स नहीं है. तीसरी, दोनों ही एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी उठा के मूव नहीं कर सकते, लोकोमोशन नहीं कर सकते. ठीक है, फैल तो सकते हैं एक ही जगह पे, जैसे दरख्त लगता है और बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, इसी तरह बेलें लगती हैं, फैल जाती हैं. फंगस भी लगती है और फैलती चली जाती है, लेकिन ये अपनी बॉडी उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती. उसके अलावा रिजेम्बलेंसेज ऑफ फंजाई विद एनिमल्स, एनिमल्स के साथ कौन सी सिमिलैरिटीज़ थी जो किंगडम एनिमलिया में रखने का भी सोचा गया. सो एनिमल्स के साथ क्या सिमिलैरिटीज़ थी, फंगस आर हेटेरोट्रॉफ. जैसे एनिमल्स फूड नहीं बना सकते, ऐसे फंजाई के मेंबर्स भी फूड नहीं बना सकते, दोनों हेटेरोट्रॉफ हैं. लैक सेलुलोज इन देयर सेल वॉल, और फंगस की सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होती. प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज होती है, फंगस की सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होती, काइटिन होती है. और काइटिन एक ऐसा मटेरियल है जो एनिमल्स के एक फाइलम में पाया जाता है. एनिमल्स का फाइलम है आर्थ्रोपोड. इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, जैसे कॉकरोच, कॉकरोच की बॉडी के बाहर स्केलेटन होता है जिसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, काइटिन का. तो देखें आर्थ्रोपोड जो है वो कौन है, एनिमल्स हैं.
और काइटिन उनके एक्सोस्केलेटन में पाई जाती है। यही काइटिन फंगस की सेल वॉल में पाई जाती है, जिसकी वजह से सिमिलैरिटीज़ नज़र आई। एनिमल्स और फंजाई दोनों हेटेरोट्रॉफ्स हैं, और फंगस की सेल वॉल में जो केमिकल पाया जाता है वो एनिमल्स के भी एक फाइलम के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। सो ये क्या है, सिमिलैरिटीज़ हैं। आप इनको प्लांट्स के साथ फंगस के डिफरेंसेस भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपसे मैंने आपको सिर्फ बताया रिजेम्बलेंसेज ऑफ फंजाई विद प्लांट्स, अगर आप डिफरेंसेस लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये रिजेम्बलेंस हैं फंगस की एनिमल्स के साथ, और डिफरेंस हैं फंगस के प्लांट्स के साथ। कैसे डिफरेंस हैं, देखें, प्लांट्स जो है ना वो ऑटोट्रॉफ होते हैं और फंगस हेटेरोट्रॉफ होती है। ये देखें स्टूडेंट्स, ठीक है, डिफरेंस हो गया। प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज पाई जाती है और फंगस की सेल वॉल में काइटिन पाई जाती है, ये भी डिफरेंस हो गया। सो अगर आप प्लांट्स और फंगस के डिफरेंसेस भी लिखना चाहें तो आप ये वाली लाइंस लिख सकते हैं, सिर्फ काइटिन तक। ये आगे वाला जो है ना वो डिस्कस नहीं करेंगे, केमिकल फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। सो आप सिर्फ काइटिन तक जो है वो इसको डिफरेंसेस विद प्लांट्स भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंसेस ऑफ फंजाई फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से क्या डिफरेंसेस नज़र आ गए जो फिर एनिमल्स में भी नहीं क्लासीफाई किया। सो एनिमल्स से डिफरेंसेस देखें, हैव सेल वॉल, एनिमल सेल के ऊपर तो सेल वॉल होती नहीं, फंगस के ऊपर सेल वॉल है, तो ये तो डिफरेंस हो गया। फंगस को तो बिल्कुल भी अब हम एनिमल्स में नहीं रख सकते, बिकॉज एनिमल सेल लैक सेल वॉल, उनके पास सेल वॉल नहीं होती। फंगस हैव सेल वॉल एंड आर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। एनिमल्स जो होते हैं ना वो इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं, वो फूड पहले इंजेस्ट करते हैं फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, जबकि फंगस क्या होती है, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ होती है, वो फूड के ऊपर लग जाती है, फिर उसके ऊपर एंजाइम रिलीज करती है, फिर वो एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फिर वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर ले जाती है। दैट्स वाई एनिमल से क्या है, डिफरेंट है। हेटेरोट्रॉफ तो है बट एनिमल्स इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ हैं और फंगस एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है। और सबसे यूनिक फीचर जो कि माइकोलॉजिस्ट ने देखा फंगस के पास वो था जी न्यूक्लियर माइटोसिस। स्टूडेंट्स, एनिमल्स की जो एनिमल सेल की जो माइटोसिस होती है ना उसमें ऐसे सेल है और ये उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जब क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं ना माइटोसिस करने के लिए तैयारी हो रही होती है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है। ऐसे ऐसे आहिस्ता 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 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर क्रोमोसोम्स जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और फिर इन दोनों के ऊपर दो नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स दोबारा बनाई जाती है। ये वाला प्रोसेस माइटोसिस का किसके पास है, एनिमल सेल्स के पास। लेकिन फंगस के पास न्यूक्लियर माइटोसिस होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होती। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और बाद में ये न्यूक्लियस जो है ना वो पिंच होके 1 से 2 हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होती। दिस टाइप ऑफ माइटोसिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर माइटोसिस। एनिमल सेल में क्रोमोसोम्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म करनी पड़ती है, ख़त्म हो जाती है फिर नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही क्रोमोसोम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं और वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पिंच होके एक न्यूक्लियस से कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। ये इनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है एंड दिस इज़ डिफाइंड एज न्यूक्लियर माइटोसिस। सो ये है जी टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। आप अच्छे से हेडिंग्स बना के इसे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करें। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बॉडी ऑफ फंगस। फंगस की बॉडी को क्या कहा जाता है, अपने जहन में रखें। रोटी का एक टुकड़ा जिसके ऊपर फंगस लगी हुई है, अचार का बॉक्स जिसके ऊपर फंगस लग जाती है, जो जितना जितना अचार ऑयल से ऊपर होता है ना उसको फंगस लग जाती है, क्योंकि फंगस जो है ना वो ऑयल को नहीं लग सकती, इस वजह से वो एसिडिक चीज़ों को भी लग जाती है, बेसिक चीज़ों को भी लग जाती है, फ्रीज हुई चीज़ों को भी लग जाती है, गर्म चीज़ों को भी लग जाती है। -5 से 50 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो कर सकती है। बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर है -5 और 50 डिग्री सेल्सियस बहुत गर्म टेम्परेचर है, तो हर तरह के इन्वायरमेंट में ग्रो कर लेती है पर ऑयल के ऊपर वो ग्रो नहीं कर सकती।
सो आप अपने जहन में रखें इसको, ताकि आपको बॉडी ऑफ फंगस समझने में आसानी हो जाए। बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। फंगस की बॉडी को क्या कहा जाता है? माइसीलियम। एंड माइसीलियम इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स। ऐसे बारीक बारीक धागे होते हैं स्टूडेंट्स, इमेजिन करें रोटी के ऊपर जो फंगस लगी होती है वो ऐसे बारीक बारीक जो है वो रेशे से होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हाइफी। लॉन्ग स्लेंडर, लंबे, नाजुक, ब्रांच्ड, ट्यूबुलर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी, सिंगुलर हाइफा। एक हो तो उसे हम हाइफा कहते हैं, ज़्यादा हो तो उन्हें हम हाइफी कहते हैं जी। काइटिन इन देयर सेल वॉल इज मोर रेजिस्टेंट टू डिके। काइटिन एक ऐसा मटेरियल है जिसको डिके करना आसान नहीं है, जिसकी डीकम्पोजिशन करनी आसान नहीं है। सो काइटिन इज मोर रेजिस्टेंट टू डिके देन आर सेलुलोज एंड लिग्निन। प्लांट्स की सेल वॉल डिके की जा सकती है, ब्रेक डाउन की जा सकती है, डिकम्पोज की जा सकती है, और वो फंगस ही करती है। लेकिन फंगस की अपनी सेल वॉल में जो काइटिन मौजूद है वो रेजिस्टेंट है, उसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता जल्दी जी। नेक्स्ट है जी पॉइंट टाइप्स ऑफ हाइफी। ये जो हमने हाइफी डिस्कस किया ना, इसकी दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं सेप्टेट हाइफी, ऐसे हाइफी जिसमें सेल्स एक दूसरे से प्रॉपरली अलग अलग नजर आते हैं। ये देखें स्टूडेंट, सेप्टा, these separations are called septa, these cross walls are called septa। और हर सेल के पास अपना एक सेपरेट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सो दीज हाइफी, सेप्टेट हाइफी आर डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल्स कॉल्ड सेप्टा इनटू इंडिविजुअल सेल। ये देखें हर सेल अलग है, कंटेनिंग वन और मोर न्यूक्लियाई। कभी इनमें एक न्यूक्लियस होता है, और जब ये सेक्सुअल, जब दो फंगस ने आपस में फ्यूजन की हो ना, जैसे देखें ये हमारे पास अल्फा स्ट्रेन है फंगस का और ये बीटा है, तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज होते हैं तो इसमें एक नहीं फिर दो न्यूक्लियस हो जाते हैं। इसे हम मोनोकैरियोटिक और इसे डाइकैरियोटिक कहते हैं। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मोनोकैरियोटिक वन न्यूक्लियस ये, और डाइकैरियोटिक टू न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस दो कब होते हैं? जब फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए अपने हाइफी को फ्यूज करती है। तो एक न्यूक्लियस इस वाली स्ट्रेन का और एक इस वाली स्ट्रेन का, तो ये दोनों पास आते हैं और वो थोड़ी देर के लिए या बड़े लंबे अरसे तक भी ये डाइकैरियोटिक रहते हैं। फिर जब इन्होंने मियोसिस करनी हो तो फिर ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। पहले ये हैप्लॉइड होते हैं, फिर ये डिप्लॉइड हो जाते हैं। ये देखिए ये वाले जो न्यूक्लियस है ना, ये सारे हैप्लॉइड है, लेकिन जब ये सेक्सुअल फेज में आते हैं ना, फिर ये आपस में फ्यूजन करते हैं और ये डिप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है जी। नॉन सेप्टेट हाइफी कौन से हैं? दीज हाइफी लैक सेप्टा, इनके पास क्रॉस वॉल्स नहीं होती। ये देखें कोई क्रॉस वॉल नहीं है, सेल एक दूसरे से अलग नहीं है। आर नॉट डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल सेल, अलग अलग सेल भी आपको नजर नहीं आएंगे। आर एलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, सो दीज आर कॉल्ड एज इलोंगेटेड, लंबे। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब आपको ऐसे लगेगा कि एक बड़ा सा सेल है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। So elongated multinucleated cells also called कोइनोसिटिक हाइफी। सो इस बड़े से सेल को जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई हों, इसे हम कहते हैं कोइनोसिटिक हाइफी। सो नॉन सेप्टेट हाइफी इज ऑल्सो नेम्ड एज कोइनोसिटिक हाइफी इन विच साइटोप्लाज्म मूव्स मोर इफेक्टिवली। जी ये जो अब साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की बात करने लगी हूँ स्टूडेंट्स, ये भी आप ज़रा गौर से सुनिएगा। फंगस जो है ना उसकी ग्रो करने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। एक दिन में 1 किलोमीटर, एक दिन में 1 किलोमीटर तक जो है ना ये ग्रो कर सकती है। तो ये जो इतनी तेज़ी से ग्रो करने की एबिलिटी है वो साइटोप्लाज्मिक फ्लो की वजह से है। ये देखें फंगस का हाइफी जिस तरफ से ग्रो कर रहा है ना, जैसा कि ये इस तरफ से हाइफी जो है ना वो ग्रो कर रहा है, तो सारा साइटोप्लाज्म जो है ना वो क्या करता है, इस ग्रोइंग एंड की तरफ आ जाता है ताकि ये हाइफी जो है ना वो स्पीडली ग्रो कर सके। क्योंकि आपको पता है साइटोप्लाज्म ही एक्टिव है, साइटोप्लाज्म के पास एंजाइम्स हैं, साइटोप्लाज्म के पास प्रोटीन्स हैं। तो जो ग्रोइंग एंड होता है ना हाइफी का, जहाँ से हाइफी अपनी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रहे होते हैं, अपनी
जो है ना वो साइज़ को फंगस इंक्रीज़ कर रही होती है, तो सारा एक्टिव साइटोप्लाज्म उस ग्रोइंग एंड की तरफ चला जाता है ताकि वो ग्रोइंग एंड ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सके। तो कोइनोसिटिक हाइफी के लिए बहुत आसान है, साइटोप्लाज्म आराम से ग्रो करता है ग्रोइंग एंड की तरफ, और वहाँ जाने के बाद वो इस हाइफी की ग्रोथ में मदद करता है। जबकि सेप्टेट हाइफी के पास क्या सिलसिला है, सेप्टेट हाइफी के हर सेप्टा में क्रॉस वॉल्स में छोटे छोटे सुराख होते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये क्या है, पोर्स हैं जिनके थ्रू साइटोप्लाज्म ग्रोइंग एंड की तरफ फ्लो करता है और वहाँ जाके हाइफी की ग्रोथ में मदद देता है। सो ये साइटोप्लाज्मिक फ्लो दोनों में होता है, चाहे वो सेप्टेट हाइफी हो चाहे नॉन सेप्टेट हाइफी हो। नॉन सेप्टेट हाइफी में क्या है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, बड़ी तेज़ी से साइटोप्लाज्म ग्रो करता है। इसीलिए हमने बात की है इन विच साइटोप्लाज्म मूव्स मोर इफेक्टिवली, इसमें ज़्यादा अच्छी तरह से मूव कर सकता है। सेप्टेट हाइफी में क्या है, बीच में थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, क्रॉस वॉल्स हैं, लेकिन क्रॉस वॉल्स के अंदर क्या है, सुराख हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ स्पीड का जो है ना वो फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पर पोर्स के थ्रू और यहाँ पर इजीली मूव कर सकता है। सो इसमें साइटोप्लाज्मिक फ्लो ज़्यादा इफेक्टिव है, इसमें कम इफेक्टिव है। ऑल फंगल न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड। अभी हमने डिस्कस किया कि फंगस के सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। वो डिप्लॉइड कब होते हैं, जब फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस को पास लाती है और फिर उसको फ्यूज़ करके क्या बनाती है, डिप्लॉइड। अदरवाइज वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड ही होते हैं। अब देखिए आप ये ना कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये एक फंगस का स्ट्रेन है, ये दूसरा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका है, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो ये देखो ये जो दो न्यूक्लियस है ना, इन्होंने ही, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये दोनों जब आपस में फ्यूज होंगे तो डिप्लॉइड बनेगा। अगर ये आपस में फ्यूज नहीं होते, होना तो है इन्होंने फ्यूज़, लेकिन फंगस की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके न्यूक्लियाई काफ़ी लंबे अरसे तक डाइकैरियोटिक फेज में रहते हैं। ये है जी डाइकैरियोटिक फेज। जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाती ना, जब तक इन्हें नहीं लगता कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कंडीशन ठीक है, तब तक अपने ये दो न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं करते। साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गया है, साइटोप्लाज्म आपस में मिल गया है, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज तब तक नहीं होंगे जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आएंगी। सो इस तरह का जो सेल है ना, इसे हम डाइकैरियोटिक कहते हैं, इसे हम डिप्लॉइड नहीं कहते। डिप्लॉइड कब होगा, जब दो हैप्लॉइड आपस में फ्यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। सो ऑल फंगल न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट फॉर ट्रांजिएंट जाइगोट। जाइगोट के अलावा हर सेल हैप्लॉइड है, हर सेल का न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉइड है जी। सेप्टा ऑफ मैनी सेप्टेट फंजाई हैव पोर्स जी। ये जो अभी हमने बात की, सेप्टा जो है ना सेप्टेट हाइफी, उनकी क्रॉस वॉल्स के दरमियान में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, थ्रू विच साइटोप्लाज्म फ्लोज, जिसमें से साइटोप्लाज्म फ्लो कर सकता है मोर रैपिडली टू ग्रोइंग एंड, ग्रोइंग एंड की तरफ, ताकि हाइफी जो है वो तेज़ी से ग्रो कर सके। ऑल पार्ट्स ऑफ फंगस इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। फंगस का हर हिस्सा मेटाबॉलिज्म में एक्टिव है, हर तरफ साइटोप्लाज्म एक्टिव है, सारा साइटोप्लाज्म काम कर सकता है, लेकिन ग्रोइंग एंड जो है ना वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है। ठीक है। एक्सटेंसिव स्प्रेडिंग, इतनी तेज़ी से फैलने की जो एबिलिटी है फंगस की, प्रोवाइड्स मोर एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इससे क्या होता है कि फंगस ज़्यादा सारी चीज़ के ऊपर लग जाती है और ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखती है। सो इससे क्या होता है, प्रोवाइड्स मोर एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का एरिया ज़्यादा मिल जाता है इन्हें, ताकि ये ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब कर सकें और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर लें। हाइफी में बी पैक्ड टुगेदर जी स्टूडेंट्स। कुछ फंगस तो ऐसी होती हैं जैसे रोटी वाली, वो आपको थ्रेड लाइक ही नज़र आती है, लेकिन कुछ फंगस ऐसी भी होती है जो आपको मशरूम्स की शक्ल में नज़र आती है। आप देख के बता ही नहीं सकते कि ये फंगस है, उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके अंदर आपको हाइफी नज़र आएंगे। हाइफी आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लाइक मशरूम्स, लाइक पफ बॉल्स। सो ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हाइफी मौजूद हैं जिनमें। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू के लिए भी आप याद करें, यीस्ट वाहिद, यीस्ट खमीर जो हम बेकरीज और ब्रूअरीज में इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसी फंगस है जो यूनिसेलुलर है, एक सेल पे मुश्तमिल है और नॉन हाइफल है, हाइफी नहीं बनाती।
ठीक है, जैसे ये देखें सेल्स ने मिलके हाइफी बनाया है ना, यीस्ट एक सेल पे मुश्तमिल है, इस तरह से एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये हाइफी की फॉर्म में नहीं पाई जाती। सो दिस इज़ ऑल्सो फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, आप इसे भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद करें, इसमें से शॉर्ट भी बनेंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर सेप्टेट और नॉन सेप्टेट का डिफरेंस जो है वो शो किया है, यहाँ पे क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स शो किए हैं। एमसीक्यूज़ के लिए आप यीस्ट याद करें, और उसके अलावा मैंने ये 2 डेफिनेशंस लिखी हैं, ये भी आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर सकते हैं। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।